हेलो स्टूडेंट, आज का जो बेसिक है हमारा वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बायो का है ये कंसेप्ट। देखो सिंपल से बेसिक करेंगे हम इसमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझो कि क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत जो वो पड़ती है, तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देखो कितने टाइप के हैं ये। एक है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस, है ना। वायरस का थोड़ा वर्किंग इसमें अलग है। बेसिक जो है इसमें चार हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है। बैक्टीरिया जो है, इससे जो डिसीज़ेस हमें होती हैं, जैसे इसमें टाइफाइड और टीवी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो डिसीज़ होती है, तो बैक्टीरिया के द्वारा ये होती है। फंजाई, फंगस के द्वारा जो है रिंग वॉर्म और एथलीट फुट की डिसीज़ जो है वो हमें हो सकती है। उसके बाद प्रोटोजोआ से आपको पता है डाइसेंट्री है, और मलेरिया की डिसीज़ जो है वो प्रोटोजोन्स के कारण हो जाती है। उसके बाद वायरस है। वायरस के कारण कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा फ्लू है, कफ है, और जो थोड़ी सीरियस और डिसीज़ हैं वो है पोलियो है, चिकन पॉक्स है, और आजकल आपको पता है कोरोना जो है, कोरोना भी हाँ वायरल जो है वो डिसीज़ है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बैक्टीरियल और वायरस के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं बताना चाहूँगा आपको, कि बैक्टीरिया किस तरह से इन्फेक्शन करता है और वायरस किस तरह से डिसीज़ कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो वो बैक्टीरिया का अपनी फंक्शनिंग होती है। बैक्टीरिया जैसे हमारे, आप इस तरह से समझो कि जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, जो हमारा अपना सिस्टम होता है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब हमारा सिस्टम जो है एक तरह से अलग तरीके से काम कर रहा है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अलग तरीके से काम कर रहा है, और बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये भी अपने तरीके से जो वो काम करता है। तो मतलब जो हमारा सिस्टम है उसको ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस है। लेकिन वायरस का क्या है? वायरस जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले हमारे सिस्टम को किल कर देता है। ठीक है, हमारे सिस्टम के ऊपर ये अटैक कर देता है, और सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देता है, और फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी के ऊपर जो है ये अपना अधिकार जो है वो जमा लेता है। इस तरह से आप इसको समझो कि जैसे कोई चोर है ना, वो आपके घर में आ जाता है बैक्टीरिया के केस में, तो वो चोर क्या करेगा, एक कमरे में अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा, अपने आप रहेगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो दूसरे कमरे में आप हैं तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपना वो सिस्टम वहाँ पे चलाता जाएगा, और जब वो बड़ा हैवी हो जाएगा तब फिर वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। इस तरह से बैक्टीरियल जो है वो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया काम करता है। लेकिन वायरस में क्या होगा, जैसे वो एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में चोर आ गया तो सबसे पहले वो आपके ऊपर अटैक करेगा, आपको किल करेगा, और फिर उस घर के ऊपर जो अपना राज जो वो कर लेता है। तो ये थोड़ा सा बैक्टीरियल और वायरस के बीच का जो डिफरेंस है, किस तरह से ये अटैक जो है वो हमारे बॉडी के ऊपर करता है। उसके बाद देखो लिव इन कहाँ कहाँ रह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोज्म आपको पता है कि आइस से लेकर आइस टू हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी तक भी ये रह सकते हैं। तो गर्म पानी में भी मिलेंगे आपको और आइस में भी ये मिलेंगे आपको। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे फर्मेंटेशन क्या होती है। देखो फर्मेंटेशन क्या होती है कि शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्कोहल में। जब हम कन्वर्ट करते हैं शुगर को अल्कोहल में, जो कन्वर्शन है दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, एंड इट अकर विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ठीक है। तो अल्कोहल को बनाने की जो विधि है उसको हम फर्मेंटेशन जो वो बोलते हैं। तो शुगर को हम अल्कोहल में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। किण्वन भी बोलते हैं इसको, हिंदी में किण्वन बोलते हैं, कि चीनी को, जो शर्करा है, चीनी है, उसको अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया जो वो किण्वन कहलाती है। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसको हम फर्मेंटेशन जो वो बोलते हैं। आगे है एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक बोलते हैं इनको हम। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? देखो एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बायोटिक्स, एंटी मतलब अपोजिट, बायोटिक मतलब जैव घटक होंगे। अब यहाँ पे जैव घटक क्या आएगा?
बायोटिक्स में क्या आएगा, हम किसकी बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसके एंटी जो होंगे, जो माइक्रोज्म के जो एंटी होंगे उनको बोलेंगे हम एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये बनते हैं, और टू किल अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनेंगे, और दूसरे टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए ये बनते हैं, इनको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और माइक्रोज्म को ही किल करने के लिए जो वो बनते हैं। जैसे आप एंटीबायोटिक्स आप जैसे कोरोना में बहुत एंटीबायोटिक्स चली, जैसे अजिथ्रोमाइसिन है ना, अमोक्सिसाइक्लिन है, इस तरह की ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, ये मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं ना, तो उनको किल करने के लिए हमें ये एंटीबायोटिक्स जो वो लेनी पड़ती है। तो ये होती है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, देखो जब डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रोज्म जो हमारे अंदर जो है वो डिसीज़ कॉज करते हैं, जब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ये इस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करेंगे, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो है वो पैदा करती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या हुई कि जब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो बॉडी जो है उनसे फाइट करने के लिए बॉडी अंदर क्या डेवलप कर देती है, एंटीबॉडीज़ जो वो डेवलप कर देती है। तो इसको हम एंटीबॉडीज़ जो वो बोलते हैं। उसके बाद है पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, ये वो फैक्टर होते हैं दैट कॉज डिसीज। तो बीमारी पैदा करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, बीमारी पैदा करने वाले जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजन्स, जिनके कारण जो है हमें बीमारियां जो वो होती हैं। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, संक्रमित रोग इनको बोलते हैं। ये एक डिसीज्ड पर्सन से, या हम बोल सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है उससे ये किसको हो जाते हैं, हेल्थी पर्सन को। हेल्थी जो पर्सन होता है उसको ये डिसीजेस हो जाती हैं, और किसके द्वारा होती हैं, एयर के द्वारा हो जाती हैं, वाटर के द्वारा हो जाती हैं, या फूड के द्वारा जो वो हो जाती हैं। तो इस तरह की जो डिसीज़ होती है उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज। जैसे कॉलरा है, हैजा जिसको बोलते हैं, कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, चिकन पॉक्स की डिसीज़ हो जाती है। तो ये बीमारियां जो होती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं ना। जैसे एक इंसान को अगर कोल्ड है, जुकाम है, तो वो दूसरे को भी हो सकता है जब उसके साथ वो कांटेक्ट में रहेगा, टच में रहेगा। जैसे कोरोना का एग्जांपल है ना, कोरोना में भी ऐसा होता है जब हम किसी के संपर्क में रहते हैं तो उसके जो वायरस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये डिसीज़ जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है कैरियर। कैरियर आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मलेरिया है, ठीक है। अब मलेरिया हमें पता है कि हम जो नॉर्मल जानते हैं मलेरिया कैसे होता है, हम बोलते हैं कि जो एनाफ्लीज जो मच्छर होता है ना, फीमेल एनाफ्लीज जो होता है उसके काटने से होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एनाफ्लीज तो एक क्या है, एक कैरियर है सिर्फ, लेकिन इसका मलेरिया का जो मेन कारण होता है वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है, वो एक प्रोटोजोन है वो, और जिसका नाम आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है ना, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये किसके अंदर होता है, ये फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ना उसके अंदर होता है ये प्लाज्मोडियम। तो ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको कौन ला रहा है,
इसको ला रहा है फीमेल एनाफ्लीज। फिर फीमेल एनाफ्लीज जब हमें काट रहा है तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फीमेल एनाफ्लीज है ये कैरियर हुआ। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है ये पैथोजन हुआ, जो मैंने आपको यहाँ बताया ये पैथोजन हुआ, ये कैरियर हुआ। ठीक है, तो ये उसके बाद है यहाँ पे फूड पॉइजनिंग क्या होती है। देखो फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जब हम कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, जैसे बासी खाना खा लेते हैं हम, या 1 या 2 दिन का खाना अगर बचा होता है और उसके अंदर क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या आपने खाना ऐसे छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, खुले में छोड़ दिया है और अगले दिन आप उसको खा रहे हैं, तो क्या हो जाता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं और जब आप उसको खाते हैं तो वो अंदर जाकर वो फूड क्या बन जाता है, जहर बन जाता है, जिसको हमने क्या बोला, फूड पॉइजनिंग जो वो बोला। तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हुई, जो आपके खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए थे, उन्होंने अंदर जाकर आपको डिसीज जो वो कॉज कर दी। ठीक है, तो लास्ट में है अब, तो नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव। देखो अब यहाँ पे हमने देखा कि फूड की पॉइजनिंग हो जाती है, फूड जो वो खराब हो जाता है, तो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल तौर पर प्रिजर्व करते हैं, कैसे, फ्रिज में रखते हैं, है ना। इसके अलावा भी हमारे पास और प्रिजर्वेटिव मेथड भी हैं जिसमें हम खाने को लंबे टाइम तक जो है वो चला सकते हैं। तो देखो इसमें एक प्रिजर्वेटिव सॉल्ट भी है, सॉल्ट भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो रोक लेता है, तो सॉल्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। एडिबल ऑयल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पिकल्स वगैरह होते हैं, अचार वगैरह होते हैं, उसमें हम तेल डाल के रखते हैं, तो उसमें फिर जो वो ख़राब नहीं होता है, अचार जो बड़े टाइम तक जो वो चलता है, सॉल्ट और ये डाल कर क्या बोलते हैं इसको, ऑयल्स जो है वो डालकर जो लंबे समय तक चल सकता है। उसके बाद अगर हम केमिकल्स की बात करें यहाँ पे, तो दूसरे सोडियम बेंजोएट भी एक प्रिजर्वेटिव है, सोडियम मेटासल्फाइड भी एक प्रिजर्वेटिव है, तो ये भी प्रिजर्वेटिव के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शुगर भी एक अच्छा, जैसे सॉल्ट है वैसे ही शुगर भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है, जिसमें जैसे हम आमले उमले का डालते हैं ना, जैम्स वगैरह डालते हैं हम, है ना, मुरब्बा जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी हम शुगर का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक जो वो चल पड़ता है। इसके बाद हम सिरका भी डालते हैं, विनेगर भी डालते हैं पिकल्स वगैरह में, तो सिरका भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। उसके बाद ये तो हम करते ही हैं नॉर्मल सी कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट में मतलब हम फ्रिज में उसको रख देते हैं, किसको, खाने को हम फ्रिज में रख देते हैं, तो वो बच जाता है क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर। और हीट भी कर सकते हैं हम, हीट जैसे अब गर्मियों का टाइम है तो हीट के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम इसमें हीटिंग करते हैं मिल्क की, है ना, मिल्क को भी हम क्या करते हैं कि जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो 2 या 3 बार हम क्या कर देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह, उसकी ग्रोथ जो है वो ना हो सके और वो मिल्क जो है वो कर्ड में ना बदल सके, तो उसके लिए अभी इसको हीट भी कर देते हैं। एक जैसे यहाँ पे एक टर्म है पास्चुराइजेशन, पाश्चीकृत भी हम कर सकते हैं इसको। पास्चुराइजेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे दूध को कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने उसको बॉईल करना है, कितने टाइम के लिए, 10 to 15 सेकेंड के लिए जो है, और एकदम से इसको फिर कूल जो वो कर देना है, तो इसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। ये हमारे फूड प्रिजर्वेटिव मेथड थे और ये पास्चराइजेशन था। कि पास्चराइजेशन याद रखना है, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब आपने मिल्क को 10 to 15 सेकेंड के लिए हीट करना है और फिर उसको कूल कर देना है, दैट मेथड इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। होप है आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गए होंगे, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो आप एक बार फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें और सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।